कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचक जा बहंगी लचक जा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी तमाम किसान भाइयों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो चलिए देर न करते हुए हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार। नमस्कार, छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 11 लाख जनजातीय परिवारों को रेशम उत्पादन से जोड़ने की है योजना। केंद्रीय कृषि संयुक्त सचिव ने किया कांके प्रखंड का दौरा। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण रेखा या DDR 23। अब समाचार विस्तार से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड के 11 लाख जनजातीय परिवारों को रेशम उत्पादन से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इस योजना में महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत रेशम निदेशालय की ओर से 12वीं योजना के अंत तक तसर सिल्क का उत्पादन लक्ष्य 11,000 मीट्रिक टन रखा गया है। बीते दिनों भारत सरकार में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री RB सिन्हा ने राज्य के कृषि अधिकारियों के साथ कांके प्रखंड में चल रही कृषि विकास से संबंधित गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान कांके में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली और कुछ सुझाव सहित कई निर्देश भी दिए। इस मौसम में पोल्ट्री फार्म के लीटर में ज्यादा नमी रहती है। इससे मुर्गियों को ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गी पालक लीटर को नमी मुक्त रखने के लिए उसमें चूना मिला दें। इसके अलावे मुर्गियों को कृमि से निजात दिलाने के लिए कृमि नाशक दवा दें। जो भी किसान भाई अगर मुर्गी अपने फार्म में रखे हों तो लीटर का प्रबंधन अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि जाड़े के बरसात के मौसम में वो थोड़ी बहुत नमी आ जाती है लीटर के अंदर में, तो उन लीटर में आप थोड़ा सा चूना मिला दें और उसे चला दें, जिससे कि वो लीटर में जो भी उसके अंदर में नमी हो उसे सोख ले। और साथ में अगर बरसात में आपके फार्म में मुर्गियां थी तो उन्हें आप एक बार डिवर्मिंग करा दें, ताकि जो भी कृमि उनके पेट में कीड़े हो गए होंगे तो इससे आपको लाभ होगा। क्योंकि अगर कृमि अगर पेट के अंदर होने से आपकी उत्पादन क्षमता, मुर्गियों का ग्रोथ कह सकते हैं, बढ़वारी कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन में मुर्गियां हैं तो उसमें भी कमी आ जाती है। इसलिए किसान भाई बरसात के बाद एक बार मुर्गियों में निश्चित रूप में कृमिनाशक दवा चलाएं। जो किसान रबी मौसम में दलहनी फसल मटर की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए स्वर्ण रेखा और DDR 23 नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। स्वर्ण रेखा की खासियत है कि इसकी परिपक्वता अवधि कम है और ये मटर की रोगरोधी किस्म है। ये लगभग 90 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 90 क्विंटल हरी छेमी प्रति हेक्टेयर है। वहीं DDR 23 130 दिन में तैयार होती है और इसकी उत्पादन क्षमता 20 से 22 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के बीज बोने का काम कर सकते हैं। यह पशु चालित बीज सह खाद ड्रिल की तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे प्रगतिशील जो किसान कृषि विकास के लिए हो रहे नित्य नए अनुसंधान को अपनी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक किसान जब बदलते हुए जमाने के साथ कृषि कार्य में भी आ रहे नए बदलावों को अपनाने से गुरेज नहीं करता तो निश्चित तौर पर कामयाबी की एक नई इबारत लिखता है। वो खुद तो तरक्की करता ही है बल्कि खेती की तरक्की में भी बहुमूल्य योगदान देता है।
आज जो सफल किसान हमसे जुड़े हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। कि हमारे यहाँ रेगुलर हमारा इससे पहले बैगन था 6 एकड़ में, अभी हमारा 6 से 7 एकड़ में हमारा फूलगोभी लग रहा है। और फूलगोभी जो है लगभग इसमें 15 से 16 हज़ार पौधे 1 एकड़ में लगते हैं, तो लगभग 1 लाख पौधा अपना लग रहा है। नर्सरी हमारा तैयार है, बिछड़ा तैयार है और इसका उत्पादन हमको 15 दिसंबर से लेकर के जनवरी 15 फरवरी तक निकलता रहेगा, क्योंकि क्रमबद्ध में हमने उसका नर्सरी भी डाला है और क्रमबद्ध तरीके से हमारा फसल भी निकलेगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 2750 रुपए से 5250 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 2200 रुपए, चना 3800 रुपए से 4400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4700 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3325 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 4000 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा।
फेमस गाना है। बिल्कुल। मैंने शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में सुनी थी, मैं उनकी फ़ैन हूँ, तो मुझे लगा कि आज के दिन ये गाना एक लाइन कम से कम अपने किसान भाई बहनों को भी सुनानी चाहिए। और छठ का पर्व वैसे भी पवित्रता का बिल्कुल, पर्व है, बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि इस पर्व में हम पूरे भाईचारे के साथ, पूरे प्रेम के साथ इस पर्व को मनाएं, और हम भी यही कामना करते हैं कि तमाम जो हमारे किसान भाई हैं उनके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए। बिल्कुल। और सही अब बात। हम झुमकी बहन जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों का जुड़ाव तो हमेशा खेत से होता है, खलिहान से होता है, मिट्टी से होता जी। है। आज हम मिट्टी की बात करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। चलिए। किसान भाइयों का जुड़ाव मिट्टी से होता है, और जो फसल होते हैं वो किसान भाई मिट्टी में ही उगाते हैं, यानी खेत में उगाते हैं। तो किसान भाइयों, हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी मिट्टी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, बिल्कुल। और ये हम कैसे जांचेंगे, और कैसे उसे उर्वरक बनाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो आज हम ये जानकारी देंगे अपने किसान भाइयों की कि मिट्टी की जांच हम कैसे करें और क्यों करें। जी, तो चलिए देर न करते हुए जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक जी से इस विषय पर। आइए लेते हैं जानकारी। हम भूमि की जांच कैसे करें, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच हैं डॉक्टर नायक साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताइए कि मिट्टी जांच क्यों आवश्यक है खेती के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं, आदमी का स्वस्थ होने के लिए उसका हम टेस्टिंग कराते हैं, सभी टेस्ट होता है आदमी के लिए तब, और मिट्टी के लिए हम उसमें सभी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ होगा तो हमारा फसल भी जो पैदावार होगा अच्छा होगा। और ये टेस्ट कब करते हैं, जब हमारा कोई भी फसल लेते हैं, फसल लेने के बाद जो हार्वेस्ट करने के बाद उसके बाद हम मिट्टी सैंपल लेते हैं और टेस्ट कराते हैं। टेस्ट करने का जो प्रावधान होता है, इसका जो मेन मुख्य होता है कि कितना हम खाद डाल सकते हैं अगले क्रॉप के लिए, और कितनी मात्रा में डालेंगे और कैसे डालेंगे, ये सभी उसका मुख्य पहलू होता है सॉइल टेस्टिंग के लिए। और ये सॉइल टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि क्रॉप ले जाने के बाद सपोज 1 एकड़ हो गया ज़मीन में, तो हम जिगजैग हिसाब से उसका मिट्टी लेंगे। मिट्टी फिर कैसे लेते हैं, एक वी शेप कर देते हैं मिट्टी में, जैसे हमारा खेत में वी शेप कर लेते हैं। वी शेप का उसका जो डेप्थ होता है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो वी शेप बनेगा उसका जो साइड से हम उसको छील देते हैं, और साइड से जो मिट्टी आएगा वो करीब 0 से 20 सेंटीमीटर के अंदर जो मिट्टी आएगा उसको हम सैंपल करते हैं। ऐसे ही हमारा जिगजैग होना चाहिए, मिट्टी का जिगजैग होना चाहिए, और जिगजैग तरफ से हम 15 से 20 जगह से हम मिट्टी लेते हैं। मिट्टी लेने के बाद ये हम एक जगह में उसको सभी जो 15 जो सैंपल होगा उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम फिर उसको 4 भाग में कर देते हैं, तो 4 भाग से हम 2 भाग लेते हैं, तो ऐसे हम 4 भाग करते जाएंगे जब तक हमारा सैंपल की 250 से 500 ग्राम हो जाए। और ये जो भी हम बताते हैं कि इसका जो मुख्य पहलू है, मिट्टी जो टेस्ट करने का जो मुख्य पहलू है उसमें है कि हमारा pH होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। जैसे कि हम कोई भी अगर सॉइल का टेस्टिंग करेंगे, पहले हम उसका pH देखेंगे। अगर आपका जो मिट्टी होगा अगर क्षारीय होगा, मतलब pH का अगर ज़्यादा होगा, क्षारीय होगा, तो हम उसमें हम जिप्सम डालते हैं। अगर आपका मिट्टी जो है एसिडिक होगा, मतलब अम्लीय होगा, तो हम उसमें हम लाइम डालते हैं। यहाँ देखा गया है, यहाँ जितना भी हमारा झारखंड का जो मिट्टी है, यहाँ अम्लीय मिट्टी है, तो हम पहले जो भी हम ज़मीन में अगर कोई भी फसल लेंगे, पहले हम उसका pH देखेंगे, उसके बाद हम उसमें लाइम डालेंगे, चूना डालेंगे, या उसमें डोलोमाइट डालेंगे। उसके बाद तत्पश्चात हम उसमें खाद डाल के जो भी हम क्रॉप लेना चाहेंगे। और इसके बाद है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। ये जो मुख्य पोषक तत्वों की हम उसमें भी हम जांच करते हैं। अगर ये मिट्टी में नाइट्रोजन की अगर कमी पाई जा रहा है, मिनिमम जो नाइट्रोजन होना चाहिए 280 kg नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर हम टेस्ट करते हैं कि हमारा नाइट्रोजन सपोज हमको मिला 200 kg नाइट्रोजन, तो इससे हमको 80 kg नाइट्रोजन घाटा हो रहा है। तो अगले क्रॉप जब लेंगे, जो अगले क्रॉप का जो रिकमेंडेशन होगा, सपोज अगले क्रॉप का कोई बैगन लेते हैं 120 kg, उसमें नाइट्रोजन का जो रिकमेंडेशन डोज है, तो हम ये जो 80 kg जो घाटा हुआ है उसमें हम मिला के वो सब बढ़ा के उसमें हम डालेंगे, तब जाके हमारा जो है बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। सपोज उसके बाद है फास्फोरस है। फास्फोरस की अगर जो मिनिमम फास्फोरस की कमी है कि मिनिमम होना चाहिए 10 kg फास्फोरस होना चाहिए। अगर 10 से अगर कम होगा तो हम उसी हिसाब से फिर अगले क्रॉप में ज़्यादा डालेंगे। तो पोटेशियम के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 110 kg पोटेशियम है।
तो उसके बाद है हम मिट्टी का उर्वरता कैसे बढ़ाएंगे। मिट्टी का उर्वरता हम ऐसे पहले तो मिट्टी जांच हो जाएगा, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट आ जाने के बाद हम कौन सा कमी है उसको हम बैलेंस हिसाब से देंगे। पहले तो हम चूना डालेंगे। चूना डालने के बाद जैसे बारिश का मौसम आता है उस टाइम में हम कोई ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लेते हैं, धईचा लेंगे, नहीं तो हमारा सनाई आता है, सनाई लेंगे। और सॉइल टेस्टिंग से थ्रो से भी हम जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है हम वो जान सकते हैं। और जो मिनिमम जैविक कार्बन की मात्रा है 0.5% होना चाहिए। और यहाँ जो झारखंड में है 0.3 से 0.4% जैविक कार्बन है, हम उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? ये हम जितना भी है हमारा जैविक खाद है वो डालने के बाद हमारा जैविक कार्बन बढ़ेगा और ये हमारा सॉइल फर्टिलिटी के बढ़ाएगा, जिसे उर्वरता बोलते हैं। उर्वरता है सॉइल फर्टिलिटी, हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये जितना भी हम जैविक खाद डालते हैं, पहले तो लाइम डालेंगे, जैविक खाद डालेंगे, उसके बाद कोई भी हम क्रॉप ले सकते हैं। और ये जैविक खाद डालने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ये है कि उसमें जो हमारा मिट्टी फुसफुसा होगा, मतलब पोरोसिटी बढ़ेगा, वायु चलाचल अच्छा होगा, लाभदायक जीवाणु की मात्रा बढ़ेगा। लाभदायक जीवाणु मात्रा बढ़ने से जो भी हमारा जितना भी हम पोषक तत्व जो भी डालते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, मतलब वो उपलब्ध नहीं होता है, तो लाभदायक जो जीवाणु होता है उसको हम मोबिलिटी में बढ़ाता है और उसमें फर्टिलिटी में एनहांस करता है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि यहाँ के मिट्टी में जो है चूना की कमी है, तो चूने की क्या मात्रा किसान भाई दें, 1 हेक्टेयर में क्या मात्रा होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ का जो पीएच मैं बताया था कि यहाँ जो पीएच है 5 या 5.5 के अंदर होता है, 5 से 5.5। तो ये देखा गया है कि यहाँ आप कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत कमी है यहाँ मिट्टी में। तो इसके लिए करीब 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से हम चूना नहीं तो डोलोमाइट डाल सकते हैं। और ये डोलोमाइट बेहतर है चूना से, क्योंकि डोलोमाइट में मैग्नीशियम भी आपको मिलेगा और चूना में जो है कैल्शियम मिलेगा। तो ये रिकमेंडेशन है कि जब जो पहली बारिश होता है, जब आप अप्लाइंग करते हैं उस टाइम आप पूरे ज़मीन में जैसे मैं बताया कि डोज 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से आप अप्लाई करना पड़ेगा। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि यहाँ के मिट्टी के लिए चूना डालना बहुत ज़रूरी है। चूना के जगह पे डोलामाइट जो है वो आप प्रयोग में लाएं, ताकि जो है आपका जो है उपज दर ज़्यादा हो। उर्वरता को बढ़ाने की बड़ी अच्छी जानकारी दी। और जब भी आप क्रॉप लेना चाहते हैं, फसल लेना चाहते हैं, तो उससे पहले मिट्टी की जाँच जरूर करें। डॉक्टर साहब ने अपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों की तरफ से आपको सर नमस्कार। किसान भाई जोहार। जी हाँ, जानकारी तो बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन झुमकी बहन, अगली जानकारी हम क्या देने जा रहे हैं अपने किसान भाइयों को? अजी, आपने कारू दादा से कहा था ना यहाँ आने के लिए। अरे कारू दादा तो आ ही रहे होंगे। वो देखिए आ गए। वाह कारू दादा, जोहार जोहार आप भी लेट कर देते हैं, कार्यक्रम का समय रहता है, आप उसको लेट करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन लेट होता तो एकदम समय पे आ ही जाते हैं। जैसे आपका पहला सेगमेंट खत्म होता है और हम एंट्री ले लेते हैं। भाई हम तो देख रहे थे, दादा पहले से ही आकर के खड़े थे और हमारा कार्यक्रम देख रहे थे, हमको सुन रहे थे। लेकिन दादा आज आप क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। देखिए, अब तो दलहन फसल का समय आ गया। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि अब जाड़ा का मौसम हो रहा है, तो थोड़ा तापमान कम रहता है तो कीट वगैरह लग जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि जो दलहन फसल में जो कीट लगेगा उससे कैसे बचाया जाए, ताकि हमारे किसान का जो है उपज बढ़िया हो सके। वाह, ये काफ़ी अच्छी जानकारी आप लेना चाह रहे हैं। और हमारे किसान भाई भी सोच रहे हो कि अभी दलहनी मौसम है, तो दलहनी फसलों में जो लगने वाले कीट है उससे हम अपने फसलों का बचाव कैसे करें। तो हाँ। चलिए झुमकी बहन, इस विषय पर हम अपने किसान भाइयों को जानकारी बिल्कुल मिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञ देवेंद्र जी से, हमारे कारू दादा को भी और आप सभी किसान भाई बहनों को भी। वो किसान भाई जो कि दलहनी फसल को उगाने में विशेष रुचि रखते हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी ये है कि वो कीट प्रबंधन कैसे करें। कुछ किसान भाई के जो लहलहाते फसल हैं वो तो खेतों में खड़ी अवस्था में भी होंगे। तो आइए किसान भाई, हम कीट प्रबंधन के बारे में, जो कि उनके फसल लग चुके हैं, उनमें कैसे कीट प्रबंधन करेंगे, इसके लिए विशेष जानकारी लेते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी, जो कि बीरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट प्रबंधन विभाग में अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि जो कि अभी खड़ी फसल है दलहनी की, उसमें कीट प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी देख रहे हैं हम लोग कि अरहर यहाँ खड़ी फसल है और हर जगह पूरे झारखंड प्रदेश में, खास करके पलामू एरिया में तो अरहर ज़्यादा होती है और हर जगह अरहर की प्रमुखता होती है, क्योंकि अरहर एक ऐसा चीज़ है जो जिससे दाल मिलता है और दाल से प्रोटीन मिलता है।
और इसमें अभी जो है ये 5-6 तरह का फली छेदक का प्रकोप होता है और ये काफ़ी नुकसान करता है फली छेदक, क्योंकि ये फली छेदक जो है उसके अंदर के बीज को खा जाता है, उसको नुकसान करता है। तो इसके नियंत्रण करने के लिए किसान भाई ये आप नोट कर लें, ध्यान दें कि अरहर में कम से कम 2 बार दवा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। पहली बार करीब करीब जब 50% फूल निकल आता है उस समय करें, और उस समय दवा का नाम है इंडोक्सा कार्ब। इंडोक्सा कार्ब ये 10 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं, और 10 लीटर पानी है तो उसमें 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन को, या तो थोड़ा सा आधा लीटर अलग से पानी लेते हैं, उसमें 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का घोल बना करके और इस घोल में मिलाते हैं। उसके बाद छिड़काव करते हैं, और उसके बाद 15 दिनों के बाद दूसरी दवा जिसका नाम है मोनोक्रोटोफॉस 10 लीटर पानी में 15 ml या मिलीलीटर का घोल बनाते हैं, और उसमें भी 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का घोल मिलाते हैं और उसके बाद छिड़काव करते हैं। तो चूँकि अरहर में 2 तरह के कीड़े लगते हैं, एक फलियों को खाने वाले और दूसरा जो फलियों में छेद करके या मतलब उसको नुकसान करते हैं। इस तरह हम 2 तरह का दवा इसीलिए रासायनिक कीटनाशक किसान भाई को बता रहे हैं, पहला इंडोक्सो कार्ब, दूसरा मोनोक्रोटोफॉस। तो इससे आपको अरहर में लगने वाली फली छेदक को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे वैज्ञानिक से कि जो बीज लगाने से पहले क्या हम कर सकते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। रबी दलहनी फसलों में जैसे प्रमुख है चना, उसके अलावा मटर है, मसूर है। तो इसके पहले जैसे चूँकि बीज लगाने के पहले किसान भाई ये सब लोग करते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी खेत में पहले से खरपतवार है, डंठल है, खूंटियाँ है, उसको जमा करके जला दें, क्योंकि उसी में बहुत सा कीड़े मकोड़े छिपे रहते हैं ताकि वहीं मर जाए। या उसको ज़मीन में अगर गलने लायक है, सड़ने लायक है, तो खेत के किसी कोने में गड्ढा बना के दबा दें ताकि छिपा हुआ कीड़े मकोड़े या जीवाणु वहीं मर जाते हैं। उसके बाद खेत की जब अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो सड़ा हुआ गोबर देते हैं, और उसके अलावा 3 खाद बड़ा ज़रूरी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पोटास बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि पोटास देने से पौधे मजबूत होता है, कीड़े मकोड़े कम लगता है, फली या दाना भी मजबूत बनता है, पुष्ट बनता है, चमक आती है दाने में। और बीजोपचार करें, जहाँ दीमक का प्रकोप अधिक होता है वहाँ क्लोरपाइरीफॉस तरल से हम बीजोपचार करते हैं। मात्रा है करीब करीब 6 से 8 मिलीलीटर प्रति किलो बीज को उपचारित करके लगाते हैं, तो दीमक के प्रकोप से बचा जा सकता है। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि जो कीट लगते हैं वो कितने प्रकार के लगते हैं और उनके उपाय क्या क्या हैं। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। चूँकि मटर हो या मसूर हो या चना हो, एक तो दीमक की बात मैं पहले ही बता दिया, दूसरी बात है फली छेदक। ये इसमें भी फली छेदक का आतंक बहुत ज़्यादा होता है। मटर में भी होता है, चना में भी लगता है और मसूर में भी लगता है। तो फली छेदक भी है। फली छेदक उसमें जो फलियां बनती है उसमें छेद करके दाने को खा जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है, बाज़ार भाव में काफ़ी कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, इसमें चना में या मटर में आप एक बार फली छेदक के लिए दवा दे सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो दोबारा दे सकते हैं। पहली बार जो दवा हम देंगे जिसका नाम है, अभी मैं बताया था, इंडोक्सा कार्ब 10 लीटर पानी में 5 ml, या लैम्डा सिहालोथ्रीन, ये भी जो है दवा करीब करीब 10 लीटर पानी में 6 ml का घोल बनाते हैं और उसमें सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का घोल मिला करके छिड़काव करते हैं। जब 50% फूल निकले या फलियां बनना प्रारंभ हो तब पहला छिड़काव कर दें। तो ये बहुत ही कारगर दवा है। हम ये भी जान लें कि जैविक जो है, जैविक खाद या जैविक उपाय जो है वो क्या है और वो उसको हम क्या कर सकते हैं।
ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल रासायनिक कीटनाशक का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। वातावरण दूषित हो रहा है, स्वास्थ्य के प्रति मतलब स्वास्थ्य में हमारा जहर खाने को मिल रहा है। तो किसान भाई जैविक जो है वो जीव जंतु के द्वारा कीटनाशक बनता है, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। वो बाज़ार में उसका नाम है हाल्ट, बायोलेब, डेल्फिन, और इसकी मात्रा करीब करीब आपका 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके संध्या समय करते हैं। तो इसके फली छेदक के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। खास करके जो चना में फली छेदक लगता है, वही टमाटर में फली छेदक लगता है, वही शिमला मिर्च में लगता है, वही मटर में भी लगता है। तो ये उसमें रोग पैदा करके मारता है। दूसरी बात जो जैविक बताए, नीम से भी जो हम लोग दवा बनाते हैं ना घर में या बाज़ार में, जो नीम से बना हुआ है उसको भी जैविक कहते हैं। इसीलिए मैं बताया कि बार बार रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें, अधिक से अधिक जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें, और जब ज़्यादा ज़रूरत है तो अब रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आप जैविक और रासायनिक दोनों विधियों से जो जानकारी होनी चाहिए आपको, वो आपको मिल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। हाँ, कैसी लगी जानकारी? एकदम बढ़िया रहा जानकारी। अब हम समझे कि कैसे हमको कीट से बचाना है। अमल करेंगे ना एकदम। तब ठीक है। तो चलिए, हमारे किसान भाई भी समझ गए होंगे, लेकिन छोटी मोटी और भी जानकारियां हैं किसान भाई, चलिए वो जानकारी भी हम ले लेते हैं। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने, चलिए लेते हैं जानकारी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं के बराबर है। हवा दक्षिण से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई इस समय चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों, आलू और असिंचित गेहूं की खेती करें। अपने फसल में किसी भी दवा का छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें। इस समय मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद है, अतः किसान भाई अपने खेत की तैयारी कर रबी फसलों की बुआई करें। हाँ, चलिए ये काम भी अब पूरा हुआ। बिल्कुल। अब क्या कहेंगे आप? अब जानकारियों का सिलसिला आज के लिए यहीं पे हम खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको अपना पता बताएंगे, ताकि आप अपना सुझाव और आपकी जो समस्या है वो हमें खतों के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकें। बिल्कुल, ये पते की बात है ना? हाँ, और पते की बात ये है कि पता आप बताएंगे हमारे किसान भाइयों को। चलिए फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834-001। 001। तो रहेगा हमें इंतजार आपके खतों का। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।